एक बार मेरे साथ कहिए, राम जानकी जी की, पटिया वाले बाबा की। आपकी खास श्रद्धा है पटिया वाले बाबा के साथ के प्रति, है ना? देखिए, ये वीरों की धरती है। मैं जानती हूं कि जो भी नेता यहाँ आता होगा वो आपसे यही बात कहता होगा, कहता है कि नहीं? लेकिन सच्चाई है कि ये वीरों की धरती है। आपने यहाँ से कितने अपने जवान बेटे हमारी सरहदों पे भेजे, सेना में भेजे, हमारी देश की रक्षा करने के लिए। इसीलिए ये धरती हमारे लिए हमेशा पवित्र धरती मानी जाएगी। कोई ऐसा युद्ध नहीं रहा जिसमें आपने अपने बेटे नहीं भेजे, जिसमें आपने इस देश की रक्षा के लिए अपनी भूमिका नहीं निभाई। इस देश की हिफाजत की जिम्मेदारी इसलिए आप ही की है। आज चुनाव का समय है। चुनाव के समय सारे तमाम पार्टियों के नेता आपके पास आते हैं, भाषण देते हैं। आप ध्यान से उनके भाषण सुनते हैं और फिर आप तय करते हैं कि अगले 5 सालों में इस देश का भविष्य कौन बनाएगा। सही बात है? तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अपने बेटों को सरहद पे भेजकर निभाते हो, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आप जब अपना वोट डालते हो तो आप अपने देश के प्रति निभाते हो। आज जो देश में हालात हैं उनके बारे में आपसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली ये कि जो देश में 10 सालों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, वो किस तरह की सरकार है, उसने आपके लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान क्या आपके प्रति है या फिर कहीं और रहता है। मोटे तौर पे आपको ये एक बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी क्या परिस्थितियां हैं। तो इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली बात ये कि आपकी परिस्थिति क्या है। आज देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप उन समस्याओं का सामना करते हो। आप देश के किसान हो, मजदूर हो, देशवासी हो। आपका जो जीवन है, जो आपके संघर्ष हैं, आप सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, किसी को रोजगार, किसी के पास है, किसी के पास रोजगार नहीं है, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती में काम करता है, कोई महिला कहीं काम करती है, खेती में हाथ बटा देती है, फिर घर आके काम करती है। आप इस समय, अपने जीवन के समय, रोजाना कौन सी मुश्किलों का सामना करते हो। आज देश में परिस्थितियां ये है कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मेरे सारे भाई यहाँ पे खड़े हैं। आप बताइए, आप में से किसी को रोजगार मिला है पिछले 10 सालों में? आप ये भी बताइए कि आप में से पढ़े लिखे कितने बच्चे हैं? देखा, सारे हाथ उठे हैं। अब पढ़े लिखे आप हैं, आपके माता पिता ने खूब मेहनत करके पढ़ाया है। आज किसी भी छोटे गांव में चले जाएं आप, मैं यूपी में काफी घूमी हूं, यूपी के छोटे से छोटे गांव में, गरीब से गरीब घर में, परिवार के जो सदस्य हैं सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो भविष्य हो वो उनके भविष्य से ज्यादा उज्जवल हो। सारे माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, रोजगार मिलेगा, कमाएगा,
हम बुढ़े होंगे, हमारी भी देखभाल करेगा। इसीलिए बहुत मेहनत से, चाहे किसी भी तरह से कमा पाए, मुश्किल से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं। अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इतना करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको कुछ खरीदना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है, बच्चों के लिए कपड़े, यूनिफॉर्म, वर्दी खरीदनी पड़ती है, मुश्किल पड़ती है। आजकल महंगाई इतनी है कि मिट्टी के तेल का भाव, दाल का भाव, सब्जियों का भाव सब बढ़ गया है। तो बच्चों की परवरिश करना भी एक तरह से मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी आप मेहनत करके करते हैं। बच्चा बड़ा होता है, इम्तिहान देता है, पढ़ाई में पास भी हो जाता है, फिर भर्ती के इम्तिहान आते हैं। अब उसके सामने क्या दिखता है उसे? भर्ती के इम्तिहान है, ट्यूशन लगता है, ट्यूशन के लिए आपको फीस भरनी पड़ती है, फिर आप शायद कुछ कर्ज लेंगे या फिर खूब मेहनत करके और फीस के पैसे इकट्ठे करेंगे और उस बच्चे को ट्यूशन भी करा देंगे भर्ती के इम्तिहानों के लिए। आगे बढ़ते हैं, वो इम्तिहान देता है, परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, घोटाले हो जाते हैं। कोई कहीं पे बैठा हुआ उस बच्चे की मेहनत का फायदा उठा के खूब पैसे कमा रहा है, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। आप जानते हैं आप में से कितने लोगों ने पेपर दिए होंगे ऐसे। तो ये आप भर्ती के जब परीक्षा देते हैं तो आपके साथ ये होता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि भाई देखें, हो सकता है सरकार ने कोई स्कीम निकाली हो मेरे रोजगार के लिए। पता चलता है कि जो अच्छे अच्छे रोजगार थे उनको सरकार खत्म कर रही है। कैसे? आप अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं, सरकार क्या लाती है? अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम का मतलब बेटा सेना में भर्ती होगा, 4 सालों बाद घर आ जाएगा, फिर से बेरोजगार होगा। जो सारी जितनी भी सुविधाएं पहले मिलती थी सेना में, कोई सुविधा नहीं मिलेगी उसको। वो वापस आ जाएगा 4 सालों बाद, 5 सालों बाद, और फिर से घर पे नौकरी ढूंढने का काम शुरू करेगा। इस सरकार ने जहां जहां से आपको रोजगार मिल रहे थे वो सारे साधन बंद कर दिए। सरकार के बड़े बड़े कारखाने होते थे जिनको हम PSU कहते हैं, उनके सारे सब्सिडरी इन्होंने अपने खरबपति मित्रों को दे दिए हैं। देश का कोयला, देश के कोयले के खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कें, बिजली बनाने के जितने भी कारखाने थे, आज सारे प्रधानमंत्री जी के गिने चुने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिए गए हैं। ये आपकी संपत्ति थी। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ आपको बिजली, कोयला ये सब नहीं मिलता था, इससे आपको रोजगार भी मिलता था। यहाँ से रोजगार बनते थे। और कहाँ से बनते थे रोजगार? जो छोटे और मध्यम जो इंडस्ट्री है हमारी, मतलब ये छोटे कारोबार, जैसे यहाँ पे शहर में पूरे हैं दुकानें, छोटे कारोबार, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, कोई कुछ बना रहा है, इसमें आसानी से रोजगार मिल जाता था। कोई बिजनेस कर रहा है अपना, 2-3 लोगों को लगा लेगा, 50 लोगों को लगाएगा, 100 लोगों को लगाएगा, रोजगार मिल जाता था। नोटबंदी लाए मोदी जी, आपको बताया गया देशभक्ति कर रहे हो आप, लाइन में खड़े हो जाओ कतार में, आप सब देशभक्त हो, देशवासी हो, आपने मोदी जी की बात मानी, चले गए अपनी बचत लेके। मोदी जी ने आपसे कहा कि देखना इससे सारा काला धन वापस इस देश में आएगा। क्या आया? क्या आया? कोई हिसाब दिया उन्होंने आपको कि भाई इतना काला धन आया? नहीं दिया, क्योंकि आया ही नहीं। आपको कतार में खड़ा कर दिया। साथ साथ क्या हुआ? जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस थे, छोटे दुकानदार थे, सारे पिस गए। नोटबंदी के बाद GST लाए, GST से हर चीज पे टैक्स। आज आप कुछ भी खरीदने जाएं उस पे टैक्स है। पेट्रोल, डीजल आप खरीद नहीं सकते। महंगाई वैसे भी इतनी बढ़ गई है, उनके दाम बढ़ गए हैं, उनको अलग छोड़िए।
बाकी हर चीज पे जीएसटी है। आप कुछ सब्जी खरीदने जाएंगे, खाना खरीदने जाएंगे, कपड़े खरीदने जाएंगे, कुछ कहीं पे आप किसी चाय की दुकान में बैठ के चाय पिएंगे, कहाँ भी कुछ भी आप लेंगे, आज हर चीज में महंगाई इसलिए है क्योंकि जीएसटी हर चीज पे है। अब आपसे मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताती हूँ। आप पे तो लग गई जीएसटी, खेती किसानी के सारे सामान पे लगी हुई है जीएसटी, दुकान में जाते हो जीएसटी, सब कुछ महंगा, गैस का सिलेंडर 1200 का। बड़े बड़े खरबपतियों पे जो टैक्स लगी है, क्या मोदी जी ने उस टैक्स को भी बढ़ाया है इन 10 सालों में? नहीं बढ़ाया है। उन पे टैक्स जो लगती है वो वहीं की वहीं है, और आप पे टैक्स जो लग रही है वो बढ़ गई है। उनके कर्ज मोदी जी ने 16 लाख करोड़ माफ किए हैं। सोच भी सकते हैं कि कितना है ये पैसा? मैं खुद नहीं सोच सकती, इसलिए जहां जहां मैं भाषण देती हूँ कभी गलती से 16,000 बोल देती हूँ, फिर मैं उतरती हूँ मंच से, मेरे ऑफिस के लोग कहते हैं भाई 16 लाख है, 16 लाख करोड़। मतलब किसी साधारण इंसान के दिमाग में भी इतना बड़ा एक आंकड़ा समझना मुश्किल है। और ये क्या कर रहे हैं? अपने बड़े बड़े खरबपति मित्र जो हैं, जो 20-22 इस देश में बड़े खरबपति हैं, उनके 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए। अब आप पूछेंगे, हमें जब किसान कर्ज लेता है, जब उसकी बेटी की शादी होती है, मैंने तो ऐसे किसानों को देखा है जो 50-50 हजार रुपए का कर्ज ले रहे हैं शादी करवाने के लिए अपनी बेटियों का की, और वो आत्महत्या कर देते हैं क्योंकि वो कर्ज नहीं लौटा पाते। 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के लिए आज देश का किसान आत्महत्या करता है, और देश का खरबपति देश की संपत्ति से, आपके सरकारी बैंकों से 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अपना माफ करा देता है। ये चल रही है बहनों और भाइयों सरकार आपके देश में। जब आपके बेटे सरहद पे जाते हैं, खून पसीना दे के आते हैं देश के लिए, तो उनकी ये उम्मीद है कि जो सिंहासन पे बैठेगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका ध्यान सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों की तरफ होगा? क्या ये उम्मीद रखते हैं आप अपने नेताओं से? कैसी परंपरा रही है हमारे देश की, महात्माओं से लेकर राजनीति से पहले धर्म की जो परंपराएं रही हैं, उन्हीं ने तो हमारी राजनीति की परंपरा की नींव डाली। महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, किस पे आधारित था? वो हिंदू धर्म की सीख पे आधारित था। कांग्रेस पार्टी किस पे आधारित है? हिंदू धर्म जो सिखाता है उस पे आधारित है। कैसे? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया उसमें एक ही उनकी धारणा थी, सत्य, सत्य के पथ पे चलना, और उस सत्य के आधार पर ये देश आजाद हुआ। ये हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा है गुरुओं महात्माओं से लेकर आज तक हमारी परंपरा ये रही है इस देश की कि जो सत्ता में रहता है वो देश की सेवा ही उसका धर्म बनता है, और वो धर्म को इस तरह निभाता है कि वो देश की जनता को सर्वोपरि रखता है, भगवान की तरह मानता है। ये हमारी परंपरा रही है। आज हमारी सरकार जो है वो जनता के लिए नहीं चल रही है, वो आपके लिए नहीं चल रही है। कैसे पता चलता है? जब इनके नेता, भाजपा के नेता आपके सामने भाषण देने आते हैं तो जरा मुझे बताइए कि क्या क्या बातें करते हैं। मोदी जी से के मुंह से अगर किसी एक जने ने ये शब्द बेरोजगारी सुना हो तो हाथ उठाओ। सुना है? 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। अरे पूरी दुनिया में नाम बनाए आए हैं,
पूरी दुनिया का भ्रमण कराए हैं, अपने लिए 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के खरीद भी लिए हैं और भ्रमण किए हैं। अमेरिका से लेके, इटली से लेके फ्रांस, पता नहीं कहां कहां घूम आए हैं। अच्छी बात है, कहते हैं देश का नाम मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोदी जी क्या इस देश की जनता को भूल गए हैं, या फिर सत्ता इतनी हो गई है और मीडिया का अपार समर्थन है, खरबपतियों का अपार पैसा धन है कि जनता से कट चुके हैं। और भाइयों और बहनों, ये होता है, कोई पुलिस का बड़ा अफसर होता है, उसके सामने जो छोटे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो डरते हैं कभी कभी सच बताने से। कभी कोई गलती हो गई, कुछ हो गया, बताएंगे नहीं। कोई सरकारी अधिकारी होता है, बहुत सत्ता होती है उसकी, बहुत अहंकार होता है, तो बाकी जो लोग हैं उनके पियन, उनके यहाँ जो काम करते हैं वो डरते हैं। मैंने देखा है प्रधानमंत्रियों के साथ क्या होता है, चमचे आ जाते हैं इर्द गिर्द, आते कि नहीं। सुबह उठते हो कहते हैं बहुत खिल रहे हैं नेताजी, भाषण देते हो कहते हैं वाह वाह क्या भाषण दिया आपने, आज तो आपने बढ़िया भाषण दिया। कुछ काम करते हो, किसी से मिल लेते हो, कहते हैं कि आज तो प्रधानमंत्री जी आपने तो सबको दिखा दिया, वाह किस तरह से आप मिले उस किसान से, है ना, यही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं वो सच्चाई नहीं बताते। जब वो सच्चाई बताना बंद करते हैं तो नेता कट जाता है जनता से। आज मोदी जी महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, आपके बीच आते हैं तो इस तरह से मंच पे आते हैं। कभी किसी के घर में देखा है उनको, किसी के गांव में जाते हुए देखा है। मैं यूपी में काम करती हूँ, वाराणसी उनका क्षेत्र है, वहाँ एक ऐसा घर नहीं है जहाँ वो चले गए पूछने किसान से कि भाई क्या हाल है तुम्हारे, कैसे जी रहे हो, ये जो महंगाई मैंने की है तुम्हारे लिए, इसका सामना तुम कैसे कर रहे हो, जो बेरोजगारी है उसका सामना तुम कैसे कर रहे हो, घर पे पैसे कैसे आते हैं, बच्चे बड़े कैसे होते हैं, कभी नहीं पूछा मोदी जी ने। कट गए हैं आपसे पूरी तरह। मोदी जी मंच पे आते हैं, बड़े बड़े उद्घाटन करते हैं, टीवी पे दिखते हैं, भाषण देते हैं तो इतने साफ सुथरे, एक लकीर नहीं, धूल मिट्टी का तो नाम ही निशान नहीं है। अरे कैसे जानेंगे कि किस धूल मिट्टी में जी रहे हैं आप, किस दलदल में फंसे हैं आप गरीबी के, कैसे जानेंगे, कौन बताने वाला रह गया है, कोई नहीं रहा, जान नहीं पाएंगे, जानना चाहें तो भी जान नहीं पाएंगे। 10 सालों में उन्होंने इस देश को के गरीब को किस तरह से और भी गरीबी में ढकेल दिया है, ये जानकारी उनके पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके बीच आना ही बंद हो गया है। आप देखते हैं उनको पूरी शान शोहरत, ये देश की जो मीडिया है, जो मेरे सामने मेरे भाई खड़े हुए हैं, ये तो सब खरबपतियों ने खरीद रखे हैं सारे चैनल, जो दिखाना चाहते हैं दिखाते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं। विपक्ष को इस कदर दबा रखा है मोदी जी ने, कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन हम लड़ते रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, हम आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि हम इनकी सत्ता से डरते नहीं हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि हद से ज्यादा इन्होंने सत्ता बटोर रखी है, धन बटोर रखा है। आपको कहते हैं बहुत ईमानदार हैं, कहते हैं कि देखो सब विपक्ष के नेता मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मैं अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। कहते हैं ना, सुना है आपने टीवी पे,